ओके, सो लास्ट सेशन ऑफ दिस पॉलिटी सेगमेंट, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। जैसे मोहब्बत से आप सुनते आए हो वैसे सुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। आपके टॉपिक कवर, मैं इज्जत से रुखसत। ठीक है, ओके। ऑनलाइन, या थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सो प्राइमरली वी विल बी कवरिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन बनता रहता है इससे। कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ टेक्निकल पॉइंट्स नोट करेंगे। देन वी विल ट्राई टू कवर इलेक्शंस, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड कवरिंग द करंट अफेयर, द पैनल जो इलेक्शन कमीशन में सिलेक्शन करता है, और इलेक्शन कमीशन की पावर। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, एंटी डिफेक्शन लॉ, जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है। तो इस तरह के टॉपिक्स कवर करने हैं आज। ओके, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। वेरी फर्स्ट थिंग, ओके, चलिए। सो इमरजेंसी प्रोविजंस, सी व्हाट इज द कंसेप्ट। अगर आपके देश में सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए नॉर्मल पावर्स टू रूल। लेकिन अगर आपकी कंट्री में गवर्नमेंट के सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस आ जाएं तो फिर उनसे डील करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स चाहिए। तो बेसिकली जो इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कुछ मुश्किल हालातों से डील करने के लिए या कुछ एग्जिजेंसी से डील करने के लिए गवर्नमेंट शुड एंजॉय मोर पावर्स। क्या? सो क्या एग्जिजेंसी है? जैसे एक है नेशनल इमरजेंसी, अगर कंट्री की सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए तो, या फिर किसी स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे नहीं चल रही है, तो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, या भाई पैसे की किल्लत, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीन तरह की इमरजेंसी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखी है: नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, एंड देन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस कहां से लिए हैं हमने? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? जर्मनी। वेरी गुड सर। इमरजेंसी प्रोविजंस इज बीइंग टेकन फ्रॉम GI 1935 and suspension of fundamental right during emergency. This particular provision is being taken from Weimar Constitution, German Constitution. Okay, let's bring it on. The very first thing that under Article 352, National Emergency. करना क्या है? दो तीन पिलर के थ्रू अगर हम संभाल लेंगे इस चीज को तो सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जैसे एक, हर इमरजेंसी का ग्राउंड हमें समझना है, तो ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा, प्रोसीजर क्या है, वो जो हाउसेस से अप्रूवल, रीअप्रूवल है। और तीसरा, सिंपल इफेक्ट। और एक चौथा पिलर है, खासकर नेशनल इमरजेंसी में अमेंडमेंट के थ्रू क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। बस ये चार चीजें कवर होगी, टॉपिक सॉल्व है। तो बहुत ज्यादा इस पर राम कथा लिखने की जरूरत नहीं है। सो स्टार्ट विद प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इफ सिक्योरिटी ऑफ कंट्री इज थ्रेटेंड। बट सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे है? If security is threatened by way of war, external aggression and armed rebellion. अगर इन तीन चीजों की वजह से सिक्योरिटी को थ्रेट है तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज वॉर? दैट इज अ डिक्लेयर्ड सिचुएशन बिटवीन द स्टेट्स। दो स्टेट की आपस में बात हो रही है, दोनों ने किसी इशू को लेकर एक दूसरे के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, दोनों अग्रेसर हैं, और फिर जीतने वाले की शर्तों पे पीस ट्रीटी हो जाएगी। बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल अग्रेशन? एक्सटर्नल, तो यार इसमें दो मुल्कों के बीच में जंग भी हो सकती है, लेकिन एक तो इसमें एलिमेंट आता है इवन नॉन स्टेट एक्टर का। एक्सटर्नल अग्रेशन, बाहर से अग्रेशन हुआ यार, हमला हो गया हम पे, तो डिफाइन नहीं कर रहे हैं स्टेट है कि नॉन स्टेट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि एक्सटर्नल अग्रेशन में हम ये कहते हैं कि यार हमारे ऊपर अग्रेशन हुआ है, वी आर डिफेंडर। सो अदर साइड इज अग्रेसर, वी आर डिफेंडर। हम अपना सिर्फ राइट टू डिफेंस यूज कर रहे हैं। जैसे हम कह तो रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन असल में रशिया इज द अग्रेसर। यार ये थोड़ा सा फर्क है। जैसे भाई मुंबई अटैक, वो आगे 12-15 लोग कर दिया आपके ऊपर हमला, पाकिस्तान से आए थे, can be taken as external aggression and then come to armed rebellion. ये इंटरनल मैटर है, ये दो एक्सटर्नल फैक्टर है, दिस इज इंटरनल। अगर आप ही के सिटीजन ने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लिए तो
नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है, नक्सलाइट्स, माओइस्ट। नाउ दिस इज टुवर्ड्स स्टेट, के स्टेट को ही डिपोज करना है। जैसे नक्सल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनका टारगेट ये है कि 2050 तक दिल्ली से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा के कम्युनिस्ट रिजीम लेके आनी है। तो इट इज वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द नेशन, दिस इज आर्म्ड रिबेलियन, हथियारबंद विद्रोह। अब यहीं पर पहले लिखा होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब प्रॉब्लम यह थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ब्रॉड कॉनोटेशन वर्ड है। आंतरिक गड़बड़ी, कुछ भी गड़बड़ी समझ लो। अब जैसा माना जाता है कि इंदिरा गांधी मैम ने इमरजेंसी पावर का मिसयूज किया, अभी बाहर लगे भी हैं इसी प्रोमाइस के बाहर, आपने देखा संविधान हत्या दिवस, तो पिछले साल अनाउंस कर दिया था कि 25 और 26 जून की दरमियानी रात को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, ये संविधान की हत्या की गई। सरकार ने कहा इसको हम संविधान हत्या दिवस के तौर पर कमेमोरेट किया करेंगे। तो जो उनके पर इल्जाम लगता है कि भाई उन्होंने मिसयूज किया, तो ग्राउंड लगाया था उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन हो क्या रहा था, इंटरनल डिस्टर्बेंस थी क्यों, क्या चल रहा था उस वक्त, किस चीज को इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया था? एनीवन? अरे वो तो इमरजेंसी लगने के बाद आया था। कैसे जा सकती है? हाँ जी पंकज जी, एग्जैक्टली नहीं, मेजर है जेपी मूवमेंट। आजादी के बाद भारत में सबसे बड़ी मूवमेंट जेपी मूवमेंट। तो जेपी मूवमेंट हम दे देते हैं इसको नाम, क्योंकि जयप्रकाश नारायण लीड कर रहे थे। क्या नारा लगाया था? ये तो एक कवि की कविता भी है वैसे, संपूर्ण, हाँ, पर ये भी था, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, संपूर्ण क्रांति का नारा था वैसे, कि पॉलिटिकल, सोशल, मॉरल सब रिफॉर्म लेके आएंगे हम लोग। तो कुल मिलाकर बात ये थी कि अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल लेवल पे कांग्रेस की सरकारों से इस्तीफे मांगे जा रहे थे, इनके खिलाफ मेल एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन चार्जेस थे, ये रिजाइन कर नहीं रहे थे। तो अल्टीमेटली आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार ने कहा इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसके तो सरकार काम नहीं कर पा रही है, लगाओ इमरजेंसी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप डीपर इंटरप्रिटेशन में जाएं तो इवन पीसफुल प्रोटेस्ट कैन बी टेकन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। चलिए, अगर वो इमेजिन नहीं हो रहा है, किसान आंदोलन याद है, तो ठीक है, हम ज्यादातर जुड़े हुए हैं उससे, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें तो दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हैं और एक तरफ से नहीं बैठे हैं। वो राजस्थान बॉर्डर पे भी प्रॉब्लम है, यूपी बॉर्डर पे प्रॉब्लम चल रही है, इधर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे, और वो पूरा एक साल लगभग चला। तो इससे कितना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में है, और आप नेशनल कैपिटल को घेरे बैठे। तो इवन दिस कैन बी टेकन एज इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरप्रिटेशन की तो गेम है। तो बोले यार, आगे आने वाले टाइम में कोई पीएम इस तरह अपनी पावर का मिसयूज ना करे, ये वर्ड हटा दो और एक लिमिटेड कॉनोटेशन वर्ड लेके आओ, आर्म रिबेलियन। तो बस आपने इतना याद रखना है, 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, चेंज द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस डिलीटेड, आर्म रिबेलियन इंक्लूडेड। तो आज ये 3 ग्राउंड है। अब ये क्वेश्चन डिफरेंट पूछ लेंगे, 1978 से पहले क्या ग्राउंड थे, उसके बाद में क्या ग्राउंड है, हैंडल कर लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ कुछ न्यूआंसेस इसके, जैसे भाई वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन के एक्चुअल ऑकरेंस की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है जब वॉर डिक्लेयर होगी तभी हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इवन बिफोर द एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ द वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, इंडिया कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी। मान लीजिए हमें इंटेल रिपोर्ट्स मिल गई कि यार पाकिस्तान हमला करने वाला है, तो हम हमले की वेट थोड़ी करेंगे यार। जे कॉमन है ना, जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ कोई हथ चक्के खड़ा है, तुसी वेट करोगे पहले थप्पड़ पै लैन दे, पहला ही अपने मैचेस ले लोगे ना। तो सिंपल है, एक्चुअल ऑकरेंस ऑफ एक्ट ऑफ वॉर और अदर थिंग, उससे पहले भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। क्लियर? कुछ और न्यूआंसेस जैसे वो अमेंडमेंट में भी हम कर लेंगे। नेशनल इमरजेंसी सुन के हमें लगता है कि सारे देश में लगती होगी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हालांकि इसी तरह का एक्सप्रेशन था, बट बाद में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इसको चेंज किया गया। नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और सम पार्ट ऑफ इट। मान लो पंजाब बॉर्डर पे जंग लगी है, खुदा ना करे, मान लो लगी है पाकिस्तान के साथ, तो सरकार के यार चलो JNK उठा लेते हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, यहां नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, कर्नाटक को क्यों परेशान करना, वहां नहीं लगाएंगे। तो एक स्पेसिफिक
पार्ट के अंदर भी हो सकती है। एनी डाउट, एनी डाउट जी? 40 सेकंड मैडम इंदिरा भाई, कि जिथे जिथे ज्यादा चूचा कर देने उत्थे लाऊंगी। हाँ जी, नाटो, हाँ हाँ कह सकते हैं आप, उन्हीं की सिक्योरिटी के लिए। चलिए आगे यहां तक आ जाइए। देन ठीक है, वी कम टू प्रोसीजर। यार सिंपल समझ लेते हैं, आई नीड क्लीन स्लाइड, इट्स टू ओवरलोडेड। प्रेसिडेंट, कैबिनेट, रिटन एडवाइस, 350 to invoke, 1 month, both houses, Lok Sabha, Rajya Sabha, a special majority, 6 month clause. Now, ग्राउंड हम समझ में आ गया, तो अब प्रोसीजर समझते हैं। ओके, व्हाट इज दिस? सिंहासन छोड़ो जनता आती है, ठीक है, ओके, बिल्कुल सही, आ जाइए। सो देखिए, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ नहीं लिखा था कि कैबिनेट एडवाइस करेगा या नहीं करेगा, सिर्फ लिखा था प्रेसिडेंट। तो उसके पीछे हमें पता है सारे डिसीजन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। अब इंटरेस्टिंग ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस करेगा वो रिटन करेगा कि ओरल करेगा। तो हुआ ये था, जो सारे ही उस वक्त के रिकॉर्डेड हिस्ट्री है जो हमें बताती है, और एक्चुअल में भी ऐसा हुआ था कि मैडम इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट मीटिंग बुलाए इमरजेंसी का डिसीजन लिया था। अच्छा, देश में कितनी बार इमरजेंसी लगी है? नेशनल इमरजेंसी, नेशनल, हाँ जी, कितनी बार? देख लो, एक अद्दी घटा बता के। हाँ जी, कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार? ठीक है, सो यस यस यस, देखिए 3 बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है। 1 बिकॉज ऑफ चाइनीज अग्रेशन। अच्छा याद रखना, इंडिया ने कभी वॉर के लिए नहीं, चाहे 71 में हम घुस गए थे जाके, हमने तब भी कहा हमला हो गया, हमला हो गया। सो इफ आई कम जस्ट फॉर जीके पर्पस, like 3 time national emergency been proclaimed, October 1962 to 68। अब 65 वाली जंग इसी में कवर हो गई थी भाई, तो हम कंटिन्यू नेशनल इमरजेंसी में रहे, लेकिन किसी को महसूस तक नहीं हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी लगी है। देन पाकिस्तान अग्रेशन हो गया, और हर बार अग्रेशन, ठीक है, दिसंबर 1971 से जून 75 तक। अब ये याद रखिए कि इस वक्त हम ऑलरेडी अंडर नेशनल इमरजेंसी थे। तो मैडम इंदिरा गांधी ने, अब मैं इंदिरा गांधी बार बार इसलिए कह रहा हूं कि वो पीरियड आपको याद रह जाए, ठीक है। तो 25-26 जून की दरमियानी रात को, मिडनाइट को, इसका ग्राउंड चेंज किया, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और एक नया प्रोक्लेमेशन आ गया। तो ये वाली इमरजेंसी एंड हो गई, एक नई शुरू हो गई। तो आप प्रैक्टिकली देखें तो आप 1971 से 77 तक लगातार नेशनल इमरजेंसी में, लेकिन क्योंकि टेक्निकली एक नया प्रमलगेशन हो गया, नया ऑर्डर आ गया, तो आप कहते हैं थर्ड इमरजेंसी। 3 टाइम इमरजेंसी लग चुकी है, और तीसरी टाइम इतना मिसयूज हुआ इस पावर का, और उसके बदले में जनता ने जो जवाब दिया, फर्स्ट नॉन कांग्रेशनल गवर्नमेंट एट सेंटर, 1977 में जाके कांग्रेस सेंटर की सरकार से बाहर हो रही है। उसके बाद फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल इमरजेंसी का नाम भी बोलें, बहुत अवॉइड करते हैं इस वर्ड को। खैर, तो मैं कहना यह चाहता हूं कि हुआ ये कि मैम ने बिना कैबिनेट मीटिंग बुलाए ही प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया सिंगल हैंडेडली कि इमरजेंसी प्रोक्लेम करो। उनके साइन करवा लिए गए, और खुद चली गई अपना सुबह स्पीच तैयार करने, जो ऑल इंडिया रेडियो पे आना था। मतलब उस वक्त कोटरी कैबिनेट काम कर रही थी, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर इतना सलाह नहीं ले रही थी वो, जितना अपने क्लोज कॉन्फिडेंट से लेते थे। जैसे बहुत सारी पावर संजय गांधी वील्ड कर रहे थे, ही वाज नॉट अ मिनिस्टर, नॉट इवन एन एमपी। और फिर एक और कॉन्फिडेंट थे मैडम के सिद्धार्थ शंकर रे, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, तो वो भी बहुत इनको सलाह दिया करते थे। मतलब कोटरी या किचन कैबिनेट क्या होता है, जब प्राइम मिनिस्टर अपने मिनिस्टर से सलाह नहीं ले रहा है, बल्कि अपने क्लोज कॉन्फिडेंट से सलाह लेके डिसीजन ले रहा है, उसको कहते हैं कोटरी कैबिनेट या किचन कैबिनेट।
क्या? सो ऑर्डर कर दिया और सुबह आधे मिनिस्टर्स को खुद ऑल इंडिया रेडियो से पता चला कि रात तीसरी इमरजेंसी लग गई है। तो यार कहीं आने वाले टाइम में कोई एक पीएम ही ऑल इन ऑल ना हो जाए, कम से कम कैबिनेट तो बैठेगी, डिसीजन तो नहीं है। तो अब क्या किया, 44th अमेंडमेंट में, अगेन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, इन्होंने कहा कैबिनेट की रिटन एडवाइस पे लगेगी। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ है, सिर्फ आर्टिकल 352 में यूज हुआ है, और वो भी नेशनल इमरजेंसी के लिए, और कैबिनेट भी रिटन एडवाइस करेगा। जब ये रिटन एडवाइस आएगी तो प्रेसिडेंट 352 प्रोक्लेम कर देंगे। जैसे ही प्रेसिडेंट 352 प्रोक्लेम करेंगे, कंट्री इज अंडर नेशनल इमरजेंसी, इट इज इन प्लेस। बट इसको कंटिन्यू रखने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए। तो एक महीने के अंदर अंदर आपको दोनों हाउसेस से विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग एंड मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, दोनों हाउसेस से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर ये अप्रूवल नहीं मिला, एक भी हाउस ने अप्रूवल देने से मना कर दिया, नेशनल इमरजेंसी सीज। लेकिन अगर दोनों हाउस से अप्रूवल मिल गया तो देश में 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी इन प्लेस, और ये 6 महीने काउंट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। ये भी कवर कर लीजिए, अप्रूवल वाले दिन से नहीं। अब अगर नेशनल इमरजेंसी को इस 6 महीने के बियॉन्ड चलाना है, हाँ जी, 6 months इज काउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, नॉट द अप्रूवल। अदरवाइज तो 6+1 मंथ हो जाएगा, ये 6 महीने, ठीक है। अब अगर 6 महीने से आगे नेशनल इमरजेंसी आपको लेके जानी है तो आपको दोनों हाउसेस का री अप्रूवल चाहिए विद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ कोर्स। अगर अप्रूवल नहीं मिला, एक भी हाउस से नहीं मिला, इमरजेंसी सीज। लेकिन अगर री अप्रूवल मिल गया तो 6 more months। इसके बियॉन्ड लेके जानी है, फिर से री अप्रूवल कराओ, विद द सेम मेजॉरिटी कराओ। नहीं मिला, सीज, मिल गया, कंटिन्यू। और ऐसा करते 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 अप टू द इंफिनिटी। नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है। विद द री अप्रूवल ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इट कैन गो अप टू इंफिनिटी, क्योंकि आपको नहीं पता वॉर कितने टाइम चलेगी। कुछ हफ्तों का काम सोच के अमेरिका वियतनाम गया था, 27 साल लगे। 2 हफ्तों का काम समझ के रशिया यूक्रेन में घुसा था, 3 साल हो गए। तो जितना टाइम वॉर साहब, उतना टाइम आप नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू कर लीजिए। एनी डाउट प्लीज आस्क। Amended during national emergency, external aggression, internal emergency can also proclaimed simultaneously by 42nd amendment. What is? I couldn't understand. Okay, चलिए। हाँ भाई, डाउट कुछ? हाँ जी। बस प्रेसिडेंट रूल पे आने दीजिए, फिर हम इसको कवर करेंगे। फिलहाल आपका जवाब है बिना गवर्नर के रिपोर्ट के भी प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड, पर उस पर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। इसमें बस यार एक थोड़ा पॉइंट कर लो, ऐसे वाहियात सा है पर कर लो, ऐसे पूछ लेते हैं वो। मतलब एक क्लॉज ये है कि अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई और अप्रूवल से पहले, या तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई और लोकसभा डिसॉल्व है, या नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई और लोकसभा डिसॉल्व हो गई प्रायर टू अप्रूवल। इस सिचुएशन में आप सिर्फ राज्यसभा से ही अप्रूवल ले लेंगे और देश में नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू कर जाएगी। फर्दर शर्त यह है कि जैसे ही न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर लोकसभा से अप्रूवल लेना है। और ये सारी इमरजेंसी पर लागू होता है। आई रिपीट, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई लेकिन लोकसभा डिसॉल्व है, या फिर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई और अप्रूवल देने से पहले लोकसभा डिसॉल्व होगी, तो अकेले राज्यसभा से अप्रूवल ले लेंगे, क्योंकि राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है। हद क्या होगा, सेशन में नहीं होगी, स्पेशल सेशन कॉल कर लेंगे। और न्यूली इलेक्टेड लोकसभा 30 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल देगी। अगर नहीं मिला, इमरजेंसी। एनी डाउट प्लीज आस्क। क्या? चलिए सर, नाउ वी मूव टू प्रोसीजर। हमें समझ में आ गया, ठीक है जी। देन इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 2 प्रोन्स्ड इफेक्ट समझते हैं। एक
नेशनल इमरजेंसीज इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और दूसरा नेशनल इमरजेंसी इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन। तो एक फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट आएगा, एक आएगा सेंटर स्टेट रिलेशंस पे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी वी टेंड टू बिहेव यूनिटरी, सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाती है। तो भाई आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखो 356 में प्रेसिडेंट रूल होता है। हाँ, आर्टिकल ठीक करो। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, ये भी सही है आपका सोचने का तरीका। ऑल फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड एक्सेप्ट दिस, 2020 नॉट सस्पेंड, 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड। ठीक है, क्विकली ये हमने फंडामेंटल राइट के साथ कवर किया था। एक है आर्टिकल 358। 358 ये कहता है कि अगर वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन सिर्फ इन दो ग्राउंड्स के ऊपर, मतलब अगर एक्सटर्नल फैक्टर करके नेशनल इमरजेंसी लग रही है, आर्टिकल 19 सस्पेंड ऑटोमेटिकली, खुद गया ये, इसके लिए कोई ऑर्डर पास करने की जरूरत नहीं है, गॉन। क्या मतलब अगर अभी पीछे पाकिस्तान से स्क्रिमिश हुई थी, अगर इंडिया उसको एक्सटर्नल अग्रेशन डिक्लेयर कर देता, तो जैसे ही एक्सटर्नल अग्रेशन के नाम पे नेशनल इमरजेंसी पुट इन प्लेस, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, गॉन। एंड देन 359 आर्टिकल सेज दैट एनी फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड, बट इसके लिए ऑटोमेशन नहीं है, प्रेसिडेंट ऑर्डर आएगा। तो प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर कैन सस्पेंड एनी फंडामेंटल राइट बट नॉट आर्टिकल 20 एंड 21। तो ऐसे प्रेसिडेंट को लगा कि यार ये रिलीजियस राइट परेशान कर रहे हैं, तो करो 25 से 28 सस्पेंड। फिर 4 दिन बाद लगा कि यार वो इक्वालिटी राइट भी परेशान कर रहे हैं, तो 14, 15, 16 चलो सस्पेंड। तो ऐसे अलग अलग ऑर्डर से कोई भी फंडामेंटल राइट आप सस्पेंड कर सकते हो, 20-21 नहीं होगा। रेज योर हैंड, आर्टिकल 20 क्या है? रेज योर हैंड, आर्टिकल 20 ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है कि सस्पेंड ही नहीं हो रहा इमरजेंसी में भी? हाँ भी जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, यही तो गलती नहीं करनी थी। कन्विक्शन, वो समझाया था ना कि पहले अरेस्ट होती है लेकिन उसका आर्टिकल 22 है, बाद में कन्विक्शन होती है उसका आर्टिकल 20 है कन्विक्शन। और आर्टिकल 21 में क्या? रेज योर हैंड। शादी लिबर्टी है, तो लाइव होके बोलो यार, इसे बोलते तो चेहरे पे खुशी आ जानी चाहिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो ये यार वी कैन नॉट इशू लाइसेंस टू किल ड्यूरिंग इमरजेंसी, ओके, सस्पेंड नहीं होंगे। चलिए आ जाइए इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फेडरल रिलेशनशिप। सो सबसे पहले ऑन एग्जीक्यूटिव, दैट पावर शेयरिंग बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डिसमिस्ड, बट स्टेट गवर्नमेंट कम्स अंडर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंटर। अब जो ऑर्डर ये पास करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। आई रिपीट, स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट डिसमिस्ड। आप खुद सोच के देखो, नेशनल इमरजेंसी लगी है, वॉर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा फोकस उधर होना चाहिए। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट भी डिसमिस कर देंगे तो उसका बाहर भी सेंटर पे आ जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डिसमिस्ड, बट स्टेट गवर्नमेंट्स आर पुट अंडर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सेंटर। क्लियर? चलिए सेकंड, ऑन लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो एक तो हम कवर कर चुके हैं अंडर आर्टिकल 250, कल भी हमने बात की थी। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी स्टेट लिस्ट बिहेव्स लाइक कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन पार्लियामेंट ये जो लॉ बनाएगा स्टेट टॉपिक पे, दिस लॉ विल बी कोटर्मिनस विद द इमरजेंसी पीरियड एंड आफ्टर सीजिंग द इमरजेंसी 6 more months, वो कूलिंग ऑफ पीरियड है। तो एक तो भाई ये हो गया, और दूसरा इट कम्स टू लाइक लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी, और ये पार्लियामेंट बाय लॉ करेगी। यार अगर वो बिल्कुल ही बदतमीजी पाए तो ऐसी मिस्टेक्स कराते हैं कि ये सारा कुछ लिख देंगे, हमें याद है,
कि एक बार में 1 साल के लिए टेन्योर बढ़ता है और ये आप रिन्यू भी कर सकते हो। इंदिरा गांधी मैम ने 2 साल बढ़ा लिए थे, 1 साल बढ़ाया फिर 1 साल और बढ़ा लिया था। क्लियर? सो इट कम्स, दिस विल बी डन बाय द पार्लियामेंट्री लॉ। अब वो यहां पे लिख देंगे बाय द प्रेसिडेंट, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। इट इज बाय द पार्लियामेंट ओनली। क्लियर है यहां तक? अच्छा भाई, ये टेन्योर आगे बढ़ा रहे हैं और पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टेन्योर आगे बढ़ सकता है, तो इसका मतलब नेशनल इमरजेंसी में इलेक्शन नहीं हो सकते क्या? क्या एक लेजिस्लेटिव इफेक्ट ये भी है? क्या एक लेजिस्लेटिव इफेक्ट ये है कि नो इलेक्शन कैन बी हेल्ड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? देखो यार, ये ना कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि हाँ सर इमरजेंसी लगी तो इलेक्शन नहीं होने। तो इसमें ये याद रखिएगा कि कोई ऐसी बार नहीं है। और मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि अगर नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है, लोकसभा डिसॉल्व है, तो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा 30 दिन में अप्रूव करेगी, तो इलेक्ट होगी तो आ रही हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसी कोई बार नहीं है। एंड देन बस 2 चीजें याद रखनी है, एक तो नेशनल इमरजेंसी में ना स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस होती है और ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है, ये अपना काम करते रहेगी। देन कम्स टू फाइनेंशियल रिलेशन। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल रिलेशन? सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट में सस्पेंड ऑर्डर से कर देंगे। तो अगर ये फाइनेंशियल रिलेशन सस्पेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कल एक एग्जांपल किया था कि स्टेट्स का शेयर कितना है डिवोल्यूशन में, 41%। सेंटर कह देगा 20% देंगे, बस। सेंटर कहता है 5% देंगे, सेंटर कहता नहीं दे रहे। रादर सेंटर इज एम्पावर्ड टू यूज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू फाइट द कॉज। तो इवन स्टेट के रिसोर्स भी सेंटर अपने लिए यूज करना शुरू कर सकता है। पहले देश बचाओ, फाइनेंशियल रिलेशन बाद में देखेंगे। एनी डाउट अबाउट रिलेशंस? नहीं, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में इफेक्ट आता है, इसमें नहीं आता। वो फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम कवर कर लेंगे। ओके, देन वी कम टू रिवोकेशन। कैसे हट सकती है? सर प्रेसिडेंट में रिवोक एट एनी टाइम। आज रात प्रेसिडेंट साहब ने नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी, सवारी छीती उठ के, ओ सॉरी, ओ खादी पीती गलती हो गई यार, आप रिवोक कर लीजिए। पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल गया, इसके बाद रिवोक कर लीजिए एट एनी टाइम, और इसके लिए कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस की जरूरत नहीं है। फर्दर अगर अप्रूवल री अप्रूवल ना मिले, फर्दर ये हम कई बार कर चुके हैं यार। लोकसभा का स्पेशल सेशन, 1/10 मेंबर लोकसभा के लिख के दे दें, अगर हाउस चल रहा है तो स्पीकर को, नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट को, कि वी वांट टू रिवोक नेशनल इमरजेंसी। 14 डेज के अंदर अंदर एक स्पेशल सेशन लोकसभा अलोन विल टेक प्लेस, जहां सिंपल मेजॉरिटी से ये डिसाइड होगा कि नेशनल इमरजेंसी आगे चलानी है या नहीं चलानी है। एंड फाइनली जुडिशियल रिव्यू कैन ऑल्सो बी टेकन, इट इज ओपन फॉर जुडिशियल रिव्यू एज वेल। क्लियर? एनी डाउट? सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा का ये सेशन नहीं होता है। चलिए यार, अब ना कुछ मेजर अमेंडमेंट्स कर लीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस सीधे अमेंडमेंट के ऊपर पूछे गए कि अमेंडमेंट के थ्रू कैसे आपने किया। सो हियर इट कम्स, 38th अमेंडमेंट है। हाँ सिंपल, 38th अमेंडमेंट 1975 में की मैडम ने, और कहा कि अगर पहले से कोई इमरजेंसी लगी हुई है तो ग्राउंड चेंज करके डिफरेंट इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड। यार मसला क्या था ना, 1971 की नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई, पाकिस्तान अग्रेशन, बांग्लादेश इशू, हम आ गए 1975 में। अब जनता कह रही है यार बांग्लादेशी अपने खुश हैं, पाकिस्तान से जंग खत्म हो गई, सारे एग्रीमेंट हो गए, अब यहां की इमरजेंसी लगा रखी है, इफेक्ट तो है नहीं। तो मैम क्या कर रहे हैं, मैम ग्राउंड सेट कर रहे हैं। बोले अच्छा ये बात है, कल को ये चीज चैलेंज ना हो जाए,
तो पहले ही ग्राउंड सेट कर लिया कि कॉन्टिन्यूअस अगर कोई इमरजेंसी है ग्राउंड चेंज करके डिफरेंट प्रोक्लेमेशन हो सकता है। जब ये अमेंडमेंट हुई तभी अपोजिशन को समझ में आ गया था कि अब इमरजेंसी लंबी चलने वाली है। फिर 42nd अमेंडमेंट 1976, ये खुद नेशनल इमरजेंसी के दौरान हो रहा है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैडम ने कहा कि मैं थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया भी लगा सकती हूँ इमरजेंसी और स्पेसिफिक पार्ट में भी लगा सकती हूँ, जो हमने डिस्कस किया शुरुआत में। बोले जहां जहां ज्यादा तिड़पिड़ होगी वहां लगा देंगे, जहां नहीं होगी ओपन कर देंगे। हाँ यार मैडम ने की कीता सीगा, नेशनल इमरजेंसी चल रही सी ऑन एक्सटर्नल एग्रेशन ग्राउंड, अद्धी रात ਨੂੰ ग्राउंड चेंज ਕੀਤਾ ਤੇ कहता ਹੁਣ इंटरनल डिस्टर्बेंस ਤੇ बस आही कहा जे पहला तो कोई इमरजेंसी चल रही है असी ग्राउंड चेंज करके नवी इमरजेंसी ला सकते हैं, बस इन्नी गल लिखी है जी। टेक्निकली क्योंकि दोनों अलग स्टेट हैं तो मुश्किल है, बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि दोनों ग्राउंड पे, ठीक है। अब मान लो ऐसा ही कुछ हो जाए कि चाइना से वॉर हो गई और पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, दोनों ग्राउंड हैं, थियोरेटिकली दोनों ग्राउंड हो जाएंगे जी। क्लियर? स्टेट की अपनी कोई इमरजेंसी नहीं होती है, एक स्टेट पे हाँ जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट, एक स्टेट में भी हो सकती है। टेक्निकली देखो तो एक डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है, बट उसका प्रैक्टिकल कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए जी। 44th अमेंडमेंट। अब हुआ ये कि ये लोग कौन है, ये लोग वो हैं जिन्हां दी नेशनल इमरजेंसी च रज के हुई सी कुटाई। यू जस्ट नेम द अपोजिशन लीडर, जितने अटल साहब, एल के अडवाणी, मधुर लिम्मे, जॉर्ज फर्नांडिस, यू जस्ट नेम इट, ये सब जेलों में थे, ये सारा जनता परिवार, लालू शालू, यही इस मूवमेंट की देन बेसिकली। अब ये लोग जब बाहर आए तो जनता पार्टी की सरकार आई, तो पहली बार आप देख रहे हैं कि सोशलिस्ट और राइट विंगर मिलकर सरकार बना रहे हैं, बीजेपी वाले बैठे हैं और ये सारा जनता परिवार भी बैठा है इसके अंदर। तो इन्होंने सबसे पहले, हालांकि 44th अमेंडमेंट का एक बेसिक ये था कि 42nd अमेंडमेंट में जो कुछ चीजें चेंज की गई हैं उसको कुछ रिस्टोर किया जाए। इसी रिस्टोर करने के चक्कर में इन्होंने कहा यार ये नेशनल इमरजेंसी ने बड़ी कुटाई कराई है, यार इसको थोड़ा ठीक करो। तो इन्होंने कुछ प्रोविजंस चेंज की, जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के क्या कर दिया, आर्म्ड रिबेलियन पढ़ चुके हैं हम, जैसे रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट इज मैंडेटरी। देन पहले सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल होता था, अब इन्होंने कहा ना स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए सर, और पहले हर 6 महीने पे अप्रूवल लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। दैट्स व्हाई इंदिरा मैम कुड कंटिन्यू विद द नेशनल इमरजेंसी, पार्लियामेंट्री चेक ही नहीं है इतने ज्यादा। सो हर 6 महीने पे रीअप्रूवल लो साहब, और साथ में लोकसभा का स्पेशल सेशन ये लोग ले आए। सो दीज वर पुट इन प्लेस जस्ट टू चेक द मिसयूज ऑफ नेशनल इमरजेंसी। क्लियर है यहां तक? अब इसमें थोड़ा सा एस्पेक्ट ये कि देखिए जैसे अभी संविधान हत्या दिवस वगैरह मना रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी को आप पेपर में कभी भी ड्रैकोनियन प्रोविजन के तौर पे ना रखें। तो पर से इट इज नेसेसरी, देश को डिफेंड करने के लिए, बेटर डिफेंड करने के लिए हमें यार सेंटर को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ेगी। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंजेस शुड बी डेल्ट विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विद द सेंटर। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। जनता पार्टी भी अगर इसको ड्रैकोनियन प्रोविजन मानती तो शायद रिपील कर देते, उनको भी पता था जरूरी है। तो जैसे मैं अक्सर कहता हूं, वी कैन नॉट स्टॉप क्रिएटिंग पावर जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। वी विल क्रिएट पावर, बट at the same time we will create checks and balances so the power could not be misused. So what is 44th amendment is doing? Creating checks and balance. Clear है यहां तक? Any doubt? Okay. President rule. This is considered one of the most misused provision in the constitution. Dr. Ambedkar in Constituent Assembly said that I wish it will remain a dead letter. So English phrase कि इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक मेंबर ने बाद में, कामत साहब ने कोट किया था, नाउ द अंबेडकर इज डेड,
but his dead letter is very much alive and kicking. So basically इसका पॉलिटिकल मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। 125 से ज्यादा बार हम प्रेसिडेंट रूल देख चुके हैं। रिसेंटली मणिपुर इज अंडर प्रेसिडेंट रूल। हटा तो नहीं ना अभी, सरकार कहां बनी हो? मणिपुर इज अंडर प्रेसिडेंट रूल। ओके, लेट्स चेक गेम क्या है। सो गेम ये है सर कि एक तो इसका ग्राउंड और ग्राउंड की डिटेलिंग थोड़ा आगे बाद में कर लेंगे, ठीक है। सो क्या है कि इफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, then president rule can be imposed. So I am saying government of state is not running through the constitutional provisions that calls for failure of constitutional machinery in the state. तो दोनों में से कोई भी ग्राउंड एमसीक्यू में आ जाए आप कहेंगे ठीक है सर, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। क्लियर? अब कैसे नहीं चलेगी तो आगे हम कुछ एग्जांपल कर लेंगे कि लाइक इलेक्शन हुआ, हंग असेंबली आ गई, कोई सरकार ही नहीं बना सकते तो फॉल, तो फिर जब तक नया इलेक्शन नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट रूल कर दीजिए। जैसे मणिपुर में सरकार ही नहीं बन पा रही है सर, इलेक्शन कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्या है? प्रेसिडेंट रूल है। क्लियर यहां तक? ओके, देन क्या चीज? किसको क्या? किसको करेगा अपॉइंट? किसको? किसको अपॉइंट करेगा? क्या क्या अपॉइंट? सीएम अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट? गवर्नर? क्या कह रहे हो? बहकी बहकी बातें। क्या हुआ? नहीं कर सकता, ऐसी कोई पावर नहीं है। उसी के लिए तो प्रेसिडेंट रूल है। अगर मेजॉरिटी नहीं आ रही है तो आप कैसे अपॉइंट करेंगे? अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन मारेगा। क्लियर? ओके, चलिए पहले समझ लेते हैं प्रोसीजर, फिर आएंगे इसके ग्राउंड के भी ऊपर और इफेक्ट के ऊपर। सो इट कम्स विद के ओके, प्रेसिडेंट, वन इज गवर्नर बट अनदर इज अदरवाइज। 356 राज्यसभा, लोकसभा, 2 मंथ, सिंपल मेजॉरिटी। ये हम समझ में आ गई होगी। ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, या तो गवर्नर खुद रिपोर्ट कर दे कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है, आई इनवाइट प्रेसिडेंट टू इंपोज प्रेसिडेंट रूल, और ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, नॉट बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सीएम होगा जो कहेगा गवर्नर साहब मेरी सरकार हटा दो? नहीं कहेंगे। देन अदरवाइज, अब अदरवाइज है तो कोई भी मेथड, इंटेल रिपोर्ट आ गई सरकार को, सरकार की खुद की ऑब्जर्वेशन हो गई है, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ऑब्जर्व कर लिया है, लोगों ने चिट्ठियां लिख दी हैं, कुछ भी, तो फिर जो आपका सवाल था कि गवर्नर की ही रिपोर्ट पर नहीं सर, अदरवाइज भी है। ओके, अब जैसे ही ये होता है प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम 356। जैसे ही प्रेसिडेंट 356 प्रोक्लेम करते हैं, इट इज इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट। नाउ स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल, बट इसको भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लेकिन यहां पर टाइम है 2 मंथ और मेजॉरिटी है सिंपल। नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या था? 1 मंथ एंड स्पेशल मेजॉरिटी। 2 महीने में अप्रूवल लो और सिंपल मेजॉरिटी से लो। अगर अप्रूवल नहीं मिला, एक भी हाउस से नहीं मिला, दोनों हाउस से नहीं मिला, प्रेसिडेंट रूल सीजर्स, ये कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर अप्रूवल मिल गया तो एक बार में 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल इज सेटल्ड इन द स्टेट। और ये 6 महीने कहां से काउंट करेंगे? डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन से, नॉट द अप्रूवल। देन इट कम्स टू, अगर इसको 6 महीने से आगे और चलाना है तो फिर आपको फिर से रीअप्रूवल चाहिए, 6 महीने से पहले पहले चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए। तो अप्रूवल के बाद, रीअप्रूवल के बाद 6 महीने और मिल जाएंगे, दैट्स इट। 1 साल तक 6-6 महीने के पॉकेट में ये प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा। अब अगर इस 1 साल, अब बहुत ध्यान से जरा, अब इस 1 साल के बाद अगर आपको प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रखना है तो
फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के साथ साथ आपको दो स्पेशल ग्राउंड और चाहिए. वन, नेशनल इमरजेंसी इंपोज हो गई है स्टेट के अंदर, कपल्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया कि अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस वी कैन नॉट होल्ड इलेक्शन फॉर द स्टेट. और ये दोनों चाहिए और नहीं है, एंड है. तो एडिशनल ग्राउंड क्या आ रहा है इसके बाद? वन, नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड इन द स्टेट और स्टेट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड इलेक्शन कमीशन हैज डिनाइड टू होल्ड इलेक्शंस. क्लियर? तो इसके बाद आप फिर से रीअप्रूवल लेंगे और 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल और लग जाएगा. अब अगर यही सारे ग्राउंड कंटिन्यू करते हैं तो विद रीअप्रूवल +6 +6 +6 and that's it. So what is the maximum possible time limit for president rule in the state is 1 + 2 is equal to 3 years. I repeat, what is the maximum possible time limit for president rule in the state? 1 + 2 is equal to 3 years. क्यों 1 + 2 कह रहा हूं मैं? क्योंकि grounds are different. Any doubt? Punjab total 8 times, yes. Punjab remained under president rule for total 3,510 days. 87 से 92 रेगुलर. सुनो, तो जैसे यहां पे लिखा भी है, हालांकि उन्होंने सवाल नहीं पूछा बट लिखा है और अच्छी डिटेल है उसके अंदर. पंकज, पंजाब में जैसे लिखा है यहाँ पे कि 1987 to 1992, तो यहाँ 3 साल से आगे कैसे चला गया? मैं तो अभी 3 साल कह रहा हूँ मैक्सिमम पॉसिबल टाइम लिमिट. तो आप आर्टिकल 356 ओपन कीजिएगा. इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पंजाब के लिए स्पेशल रेफरेंस दिया गया है. पंजाब के लिए रेफरेंस है यहाँ पे. तो जहाँ बाकी के लिए 3 साल है, यहाँ पे पंजाब के लिए लिखा गया 5 साल. मैं ये भी क्लियर कर दूं कि नॉर्म नहीं है कि अब पंजाब में 5 साल लगेगी. तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने कहा है कि जो उस डेट को प्रोक्लेम हुई थी उसका टाइम पीरियड 5 साल है. तो पंजाब के मिलिटेंसी एरा को डील करने के लिए यहां प्रेसिडेंट रूल लॉन्ग किया था. उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना पड़ा आपको जाके. क्लियर है यहां तक? तो दैट इज अ स्पेशल केस. चलिए, ये सारा क्लियर हो गया सर? ठीक है. अब आगे आ जाइए. इफेक्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेसिडेंट रूल हैज नो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स. उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. तो प्रेसिडेंट रूल अल्टर्स द सेंटर स्टेट रिलेशन. रादर स्टेट कम्स अंडर द कमांड ऑफ सेंटर. प्रेसिडेंट का रूल लग गया भाई, सेंटर का रूल लग गया. सो इट कम्स विद दैट पॉइंट 1, स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड. स्टेट गवर्नमेंट गई, सीएम के साथ छुट्टी, अब ऑफिस मत आना आप. क्लियर? और गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फिर सारी ब्यूरोक्रेसी एक्टिव हो जाती है. वो पहले से काम कर रही है, एक्टिव क्या होना है. क्लियर यहां तक? तो हेंस स्टेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे, मैंने एमसीक्यू में कराया इसकी टेक्निकल डिटेलिंग की. क्या? प्रेसिडेंट विल टेक ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर ले लेंगे वो. गवर्नर के थ्रू तो वो काम चल रहा है. प्रेसिडेंट रूल है यार. हाँ, इसमें अगर आप एमसीक्यू देख रहे हैं तो अच्छी बात है. जैसे एक स्टेटमेंट बनती है कि प्रेसिडेंट विल टेक ऑल द पावर्स ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड हाई कोर्ट. नहीं, हाई कोर्ट से कोई छेड़खानी नहीं, उनसे नहीं बदतमीजी करनी. स्टेट गवर्नमेंट की ले लो पावर जो लेनी है. क्या? देन वी मूव टू लेजिस्लेचर. सो लेजिस्लेचर पर 2 इफेक्ट हो सकते हैं. ईदर लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी टेकन इनटू सस्पेंडेड एनिमेशन और डिसॉल्व ऑल टुगेदर. 2 इफेक्ट याद कर लीजिए, सस्पेंडेड और डिसॉल्व ऑल टुगेदर. यार सस्पेंडेड है ना, तो प्रेसिडेंट के फर्दर ऑर्डर से रिवाइव हो सकती है. डिसॉल्व हो गई, फिर यार आपके पास इलेक्शन के अलावा कोई चारा बचता नहीं है. इन एनी केस, पहली बात, स्टेट गवर्नमेंट तो गई, वो तो डिसमिस है भाई. एंड इन एनी केस इधर सस्पेंडेड एनिमेशन और डिसॉल्व. लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट फंक्शन, कैन नॉट मेक लॉ. तो अगर स्टेट को जरूरत पड़ गई लॉ की तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट विल इनैक्ट द लॉ. क्लियर है यहां तक?
तो ऐसे कुछ टेक्निकल से पॉइंट है कि पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज टू प्रेसिडेंट और समथिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन, बस वो याद कर लेंगे। एनी डाउट, एनी डाउट? लेकिन एक चीज याद रखिए, जैसे नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट ने स्टेट टॉपिक पे लॉ बनाया, तो कोर्ट टर्मिनस विद द इमरजेंसी एंड 6 मंथ है। तो क्या ये भी ऐसा ही है कि प्रेसिडेंट रूल के दौरान चलेंगे उसके बाद? नहीं, ये परमानेंट लॉज है। ये प्रेसिडेंट रूल सीज होने के बाद भी स्टेट में ऑपरेट करते रहेंगे। क्लियर यहां तक? एनी डाउट? हाँ जी, वो कर सकता है, रिपील कर दिया। फाइनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रिलेशंस आर नॉट सस्पेंडेड। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में जितना पैसा स्टेट को आ रहा है उतना ही मिलता रहेगा। स्टेट के रिसोर्सेज सेंटर अपने पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा। बट क्या चेंज हो जाता है यहां पे? तो चेंज ये हो जाता है दैट सेंटर बिकम्स ट्रस्टी ऑफ द स्टेट रिसोर्सेज। तो डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। अगर मान लीजिए बजट पास करने की जरूरत पड़ गई, इनके पास असेंबली तो है नहीं, तो फिर स्टेट बजट विल बी इंक्लूडेड इन सेंट्रल बजट एंड पास्ड ऑल टुगेदर। तो वो ट्रस्टी के तौर पे है। स्टेट के रिसोर्स अपने लिए सेंटर यूज नहीं करेगा, स्टेट के लिए यूज करेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग फिर सेंटर करेगा। क्लियर है यहां तक? एनी डाउट प्लीज आस्क। केस ऑफ मिसयूज, इसको थोड़ा समझ लो। जैसे कहा कि डेड लेटर कहा था, कभी यूज नहीं करना ये कहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका इफेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन बी टॉपल्ड इजीली। तो इसका जो मिसयूज हुआ है ये बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। तो देखिए, मान लीजिए फॉर अ केस 2022 में इलेक्शन हुआ पंजाब के अंदर, आम आदमी पार्टी जीत गई, ठीक है, 5 साल करेंगे। बीच में हुआ ये 2-2.5 साल बाद सरकारों से मन उठ ही जाता है लोगों का। तो आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे पहले जितना सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिलता था, अब उतनी गालियां भी मिल रही हैं। हर जगह की कहानी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे कि यार माहौल इस सरकार के हक में तो है नहीं, हमारे हक में, तो कहां तो 5 साल बाद मौका मिलना है, कोई बहाना निकाल के यार प्रेसिडेंट रूल लगाओ, स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस, असेंबली डिसॉल्व, इलेक्शन, हम जीत जाएंगे। या फिर वैसे ही परेशान तो करो, सरकार तो गिराओ, देखते हैं फिर क्या होता है। तो ज्यादातर इसका पॉलिटिकल मिसयूज रहा है। और इस प्रोविजन को जो और खतरनाक बनाता है वो बनाता है आर्टिकल 365। ये 356 इससे अलाइन होता हुआ एक आर्टिकल है 365 अदर प्रोविजंस के अंदर है। यार 365 में ये लिखा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल्ड टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, it can be presumed that constitutional machinery has failed. I repeat, 365 says अगर सेंटर के ऑर्डर या डायरेक्शन को स्टेट एग्जीक्यूट नहीं करता तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड, और अगर फेल हो गई तो फिर प्रेसिडेंट रूल इन्वोक्ड। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिबेट हुई थी कि भाई सेंटर जानबूझ के ऐसी डायरेक्शन दिया करेगा जो स्टेट फॉलो ही ना कर पाए। पंजाब को कहने लग जाए कि और कुछ नहीं, कि इतने टॉयलेट्स बनाओ स्वच्छ भारत में, अब पंजाब के पास नहीं है पैसा, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, नहीं है पैसा, आपने डायरेक्शन ही फॉलो किया, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्ड। सो ये बहुत ज्यादा वेपनरी दे रहा है सेंटर को। तभी डॉक्टर अंबेडकर ने इसको डिफेंड करते हुए कहा था इट शुड रिमेन अ डेड लेटर, इसका यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन यार जहां पे स्टेट फेल हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में, कोई तो होना चाहिए जो आके रूल कर सके, तो आपने सेंटर को एम्पावर किया। क्लियर यहां तक? तो सर मिसयूज की तो ये इंतहा के कुछ भी बहाने बना के। तमिलनाडु में एम करुणानिधि की सरकार एक बार गिराई गई प्रेसिडेंट रूल के थ्रू, ये कह के कि स्टेट में करप्शन बहुत है और एमएलए डे टू डे गवर्नेंस में इंटरफेयर करते हैं। अब मुझे वो स्टेट बताओ जहां करप्शन नहीं है और एमएलए इंटरफेयर नहीं करते। 1977 क्लासिक, प्योर क्लासिक, अनइमेजिनेबल। 1977 में कांग्रेस को हरा के जब जनता पार्टी सेंटर में आई, लोकसभा का चुनाव जीती, तो सेंटर की सरकार जनता पार्टी ने कहा कि जो जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट हैं, क्योंकि यहां से एमपी जनता पार्टी के जीते हैं, कांग्रेस के हारे हैं,
तो वहां जनता का विश्वास कांग्रेस में नहीं है, तो फिर इनको सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया। और उस वक्त जब कोर्ट गए लोग, तो उन्होंने कहा हम इसको चैलेंज ही नहीं कर सकते बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। यार आप सोचो अगर ये आज हो जाए तो 2019 में 24 में बीजेपी वॉन द इलेक्शन, कांग्रेस लॉस द इलेक्शन, आम आदमी पार्टी लॉस द इलेक्शन। तो जहां जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस है, प्रेसिडेंट रूल तो आया खड़ा। फिर तो आप जो सेंटर में पॉलिटिकल पार्टी है, वन नेशन वन इलेक्शन तो हो ही गया, फिर बिल्ला नहीं क्या जरूरत है। 1980 इंदिरा मैम केम बैक, और इंदिरा मैम वो थी जो उधार नहीं रखती थी, सूद समेत वापस होगा। इंदिरा मैम डिड द सेम थिंग। तो इंदिरा मैम ने साफ कहा कि जब कांग्रेस चुनाव हारी तो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में 356 इन्वोक हुआ। अब जनता पार्टी चुनाव हारी है, जहां जहां 356 इन्वोक करके आप जनता पार्टी की सरकार लाए थे, नाउ आई एम प्लेसिंग 356। आओ खेडो, कितना खेडोगे? आप सोच रहे हैं कि अगर ये प्रोविजन चल निकले तो कितना कितना डिसरप्शन कॉज होगा कंट्री के अंदर, हैवी मिसयूज। क्लियर है यहां तक? देन वी कम टू दिस थिंग दैट एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये केस थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो मध्य प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, 3 स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इन्वोक किया गया था। ये पोस्ट बाबरी इश्यूज हैं सारे के सारे। कम्युनल वायलेंस बहुत ज्यादा हो रहा था। सेंटर का डायरेक्टिव था कि आप कम्युनल वायलेंस रोकें, लेकिन रिपोर्ट्स ये थी कि यहां पर स्टेट खुद कम्युनल वायलेंस को स्पॉन्सर कर रहा है। तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट रूल इंपोज्ड। तो इसी को चैलेंज किया गया एसआर बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, 1994 का जजमेंट है। ये लैंडमार्क जजमेंट है अबाउट प्रेसिडेंट रूल। तो इसमें क्या किया, एक तो ये वाला तो आइटरेट कर दिया, बोले सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर गवर्नमेंट खुद एंटी सेक्युलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भाई 356 जायज है। लेकिन साथ ही फिर इन्होंने क्रिएट किया कि व्हाट कैन बी द प्रॉपर ग्राउंड ऑफ यूज ऑफ 356 एंड व्हाट कैन बी इम्प्रॉपर ग्राउंड ऑफ यूज ऑफ 356। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज उन्होंने की, यार एक चीज समझो, फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फेलियर of law and order and maladministration cannot be taken as failure of constitutional machinery. Constitutional machinery is something different. अगर आपका लॉ, यार कहीं दंगे हो गए, 150 लोग मर आ गए, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। ये थोड़ी कि छोटी सी बात हुई और अपोजिशन वाले चिल्लाने लग जाते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा दो, प्रेसिडेंट रूल, वो नहीं होने वाला है। एंड देन अब आपकी जिम्मेवारी यह है कि नोट्स में से आप ग्राउंड ऑफ प्रॉपर यूज, ग्राउंड ऑफ इम्प्रॉपर यूज, वो थोड़े याद करके जाएंगे। जैसे प्रॉपर यूज में आपको ज्यादातर ग्राउंड मिलेंगे जहां गवर्नमेंट या तो बन नहीं पा रही है, फॉल हो गई है। इलेक्शन हुआ, हंग असेंबली आ गई, सरकार नहीं बन रही, या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई। तो ज्यादातर इस तरीके के ग्राउंड आपको मिलेंगे। या जैसे सेक्युलरिज्म, एंटी सेक्युलर एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, विलफुल डिसओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो हो सकता है। और इम्प्रॉपर यूज में जो मैंने अभी तक के सारे एग्जाम्पल आपको बताए, वो पुराने इतिहास से ही सबक लेते हुए रखा गया। जैसे मैं कह रहा था कि यार ये चीज कि सेंटर में अगर आप इलेक्शन हार जाओ तो स्टेट में भी जाओगे, ये क्यों रुकी? क्योंकि 1994 में कहा गया दिस इज इम्प्रॉपर ग्राउंड फॉर द यूज ऑफ 356, तभी आज सरकारें ये नहीं कर पा रही। अदरवाइज मोदी जी कब का सारे देश को भगवा कर चुके होते पॉलिटिकल वाइज। चलिए क्लियर यहां तक? एनी डाउट? फाइनेंशियल इमरजेंसी, नाउ प्लेन एंड सिंपल, फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो पैसे की कुछ बात रही होगी। सो हियर द ग्राउंड इज financial stability or credibility of India got threatened. By which way? Nobody knows. वो कोरोना आ गया तो हो सकता है, वॉर लग गई पैसा खर्च हो गया तो हो सकता है, मार्केट इस बुरी कदर टूटा कि ओवरऑल इकोनॉमी पे इफेक्ट आ गया तो हो सकता है सर। तो किसी भी रीजन से इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी or credibility of India is threatened, then President can proclaim Article 360 financial emergency. ग्राउंड क्लियर है यहां तक? ओके, नाउ वे क्या है? सिंपल, प्रेसिडेंट
अब यहाँ पे क्योंकि कुछ कैबिनेट वैबिनेट नहीं लिखा तो आप समझ गए पीछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 360 प्रोक्लेम किया, लोकसभा आई, राज्यसभा आया, 2 महीने मिले, सिंपल मेजॉरिटी मिली। तो जैसे ही प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी सेट इन प्लेस इन द कंट्री, ये इंप्लीमेंट हो जाएगी साथ के साथ, लेकिन फिर आपको 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस से सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूव कराना है। दोनों हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, एक भी हाउस ने रिजेक्ट कर दी, फाइनेंशियल इमरजेंसी सीजल्स, ये वहीं रुक जाएगी। देन अगर अप्रूव हो गई तो फिर आगे ये सेट इन प्लेस है, लेकिन यहां 6 मंथ वाला कोई क्लॉज नहीं है। एक बार अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पार्लियामेंट्री हाउसेस से अप्रूव हो गई, देन देयर इज नो पार्लियामेंट्री चेक अपॉन फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब ये एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, वो जब हटाना चाहें तब हटाएंगे, नो पार्लियामेंट्री चेक एट ऑल। क्लियर? ओके, कम टू इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यार पैसे वाली बातें हैं सारी की सारी। क्या है सर? प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन टू द स्टेट्स टू फॉलो कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, कि हम बताएंगे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स कौन कौन से यूज करने हैं। देन स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं टू डिक्रीज द सैलरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज एंड सिविल सर्वेंट्स। अब इसमें एक चीज आती है भाई, जहां ये कंफ्यूज करेंगे। चलिए इतना तो हमें पता लग गया कि स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की सैलरी डिक्रीज की जा सकती है। अब आप एक चीज पढ़ते हैं कैग जैसी अथॉरिटी के साथ, सुप्रीम कोर्ट जजेस जैसी अथॉरिटी के साथ, कि ड्यूरिंग द पोस्ट देयर सैलरी एंड अदर प्रोविजन कैन नॉट बी टेकन टू द डिसएडवांटेज। आप घटा नहीं सकते हैं। यार यहां तक ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन याद रखिएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी की भी सैलरी कम की जा सकती है, उनकी भी कम हो जाएगी। तो अगर मैं इसको पूरा समझना चाहूं तो मैं कहूंगा कैग और अदर अथॉरिटी, their salary and other benefits cannot be taken to disadvantage except under financial emergency। याद रह जाएगा? क्लियर? ओके, देन व्हाट एल्स? सर गवर्नर को डायरेक्ट कर सकते हैं कि सारे मनी बिल रिजर्व करो। मनी बिल के थ्रू सरकार अपना खर्चा और आमदन देख रही है। यहां नहीं है देश में पैसा, वहां किसी स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया है कि अपने मिनिस्टर्स को नई कैमरी लेके देंगे। यहां नहीं है पैसा, वहां कोई सीएम चॉपर में घूम रहा है, 17 गाड़ियों के काफिले लिए चल रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? स्टेट एक्सचेकर, पब्लिक मनी। तो बोले सारे मनी बिल रिजर्व करो, प्रेसिडेंट साहब देखेंगे फिजूल खर्ची तो नहीं हो रही है। क्लियर यहां तक? देन इट इज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया, कभी नहीं लगी, ना तो लगी, और आप लोग दुआ करें कि ये ना ही लगे, क्योंकि कल को आप ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, सैलरी आपकी कट होंगी, हमारा खुश नहीं जाना। साड़ी खेती उदा ही चलनी है। क्लियर यहां तक? एनी डाउट अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी?